तो फाइनली मैं रॉन्ग टर्न सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ज्यादा ना टाइम बर्बाद करते हुए मैं रॉन्ग टर्न क्लासिक सीरीज में अवेलेबल 6 मूवीज में से पहली मूवी रॉन्ग टर्न को एक्सप्लेन करने जा। मूवी की शुरुआत में हम रिच और हेली को वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। रिच ऊपर पहुंचने के बाद अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है और हेली को भी ऊपर आने के लिए इशारा करता है। ऊपर चढ़ने की कोशिश में हेली का पैर फिसल जाता है, जिससे वो हवा में लटक जाती है, मगर वो अपने आप को संभाल लेती है। अब हेली रिच को अपनी हेल्प के लिए बुलाती है, मगर तब रिच इसको कोई जवाब नहीं देता। इससे हेली घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। तभी अचानक हेली के चेहरे पर खून टपकने लगता है, जिसे देखकर वो और भी डर जाती है। इसके बाद वो रिच को देखती है, मगर तभी रिच को उठाकर कोई नीचे फेंक देता है। अभी हेली को कुछ भी समझ में आता है, इससे पहले ही कोई हेली को तेजी से ऊपर खींचने लगता है। हेली अपनी जान बचाने के लिए चाकू से अपनी रस्सी को काट देती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर वो नीचे गिर जाती है। हेली रिच की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसको ऊपर की पहाड़ी से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। इसके बाद वो जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागती है, मगर तभी हेली का पैर एक कटीले तार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वहाँ से हेली को कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस को देखते हैं, जो कि जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मगर रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस जाता है। अब खुद को मीटिंग के लिए लेट होता हुआ पाकर क्रिस अपनी कार से उतरकर आगे वाले ट्रक के ड्राइवर से ट्रैफिक के बारे में पूछता है। ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल का ट्रक पलट गया है, जिसको साफ होने में कई घंटे लग सकते हैं। अब क्रिस परेशान होकर अपनी कार में आ जाता है और खुद को ट्रैफिक से बचाने के लिए अपनी गाड़ी को पीछे की ओर घुमा लेता है। वो कंपनी में कॉल करके अपने लेट होने की खबर देता है, मगर पहाड़ी इलाका होने की वजह से नेटवर्क नहीं मिल पाता और कॉल कट जाती है। इसके बाद क्रिस कॉल करने के लिए फोन ढूंढता हुआ एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां पर उसे ढेर सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं। इस गैस स्टेशन के मालिक को देखने पर ऐसा लगता है मानो ये बीमार हो। खैर, क्रिस अपनी गाड़ी से उतरकर वहां के फोन से कंपनी में कॉल करने की कोशिश करता है, मगर फोन खराब होने की वजह से वो कंपनी को कांटेक्ट नहीं कर पाता। अब क्रिस गैस स्टेशन के मालिक के पास आकर शहर जाने के लिए दूसरी रूट के बारे में पूछता है, लेकिन स्टेशन मालिक क्रिस को रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी क्रिस की नजर वहाँ दीवार पर लगी एक मैप पर पड़ती है, जिसमें क्रिस को शहर पहुँचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब क्रिस उस कच्चे रास्ते के बारे में स्टेशन मालिक से पूछकर वहां से निकल जाता है। अब क्रिस ड्राइविंग करते हुए घने जंगलों से गुजरता हुआ एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर पहुंचता है, जहां पर उसे वेयर माउंटेन रोड का एक बोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पर वो अपनी गाड़ी रोककर कुछ देर सोचता है और फिर शॉर्टकट लेने के लिए कच्ची सड़क को पकड़ लेता है। वो इस रास्ते में एक जगह किनारे पर एक मरे हुए हिरन को भी देखता है, जिसे देखने के चक्कर में क्रिस की कार सामने रोड पर लगी हुई एक कार से टकरा जाती है, जिससे इन दोनों कारों का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर क्रिस को कोई चोटें नहीं लगती है और वो सुरक्षित बच जाता है। दोनों गाड़ियों के टकराने की आवाज सुनकर यहाँ पर कुछ कपल्स आ जाते हैं और क्रिस का हाल पूछते हैं। दरअसल ये कार उनकी ही थी, जो कि कैंपिंग ट्रिप के लिए यहाँ पर आए हैं। क्रिस भी अपनी गलती को मान लेता है और उनसे सॉरी बोलता है और उनको नुकसान का मुआवजा देने के लिए भी कहता है। इसके बाद क्रिस उनसे बीच सड़क में कार को खड़ी करने का रीजन पूछता है, तो उनमें से एक लड़की, जिसका नाम फ्रेंसी है, वो बताती है कि किसी ने बीच सड़क में कंटीला तार फेंक दिया था, जिससे उनकी कार का टायर फट गया। तभी यहाँ पर जैसी आती है और कहती है कि यह सब किसी ने जानबूझकर किया होगा। अब जैसी पिछले गैस स्टेशन पर जाकर हेल्प के लिए कॉल करने के बारे में सोच रही थी, मगर क्रिस इन्हें बताता है कि मैं वहीं से आ रहा हूँ और वहाँ का फोन खराब है। अब क्योंकि गाड़ियां खराब हो गई थी, इसीलिए ये लोग पैदल ही अकेले जाकर मदद लाने के बारे में सोचते हैं, मगर इवान और फ्रेंसी नहीं जाते हैं और वो गाड़ियों की देखभाल करने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। अब रास्ते में इन लोगों को एक मरा हुआ नेवला मिलता है, लेकिन इनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद इन लोगों को कुछ जलते हुए टायर दिखते हैं। इनको लगता है कि यहाँ पर कोई आदमी होगा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। क्रिस को यहाँ पर कुछ अजीब लगता है और वो इनसे आगे बढ़ने के लिए बोलता है। अब दूसरी तरफ हम इवान और फ्रेंसी को देखते हैं। इवान को जब झाड़ियों में कुछ हलचल सी महसूस होती है, तो वो देखने के लिए जाता है। फ्रेंसी इवान को वहाँ पर न पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद फ्रेंसी इवान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इवान को खोजने के दौरान फ्रेंसी को इवान के एक जूता मिलता है। इसके बाद फ्रेंसी और भी घबरा जाती है। तभी फ्रेंसी की नजर इवान के कटे हुए कान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत सन्न रह जाती है और रोने लगती है। अभी वो इसके बारे में कुछ समझ पाती इससे पहले ही पीछे से एक आदमी आकर फ्रेंसी को जान से मार देता है। अब इधर हम इन चारों लोगों को देखते हैं, जो चलते चलते केबिन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनको ढेर सारी लावारिस गाड़ियाँ दिखती हैं, जिसे देखकर इनको बहुत अजीब लगता है।
अब दरवाजे के पास पहुंचकर क्रिस मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाता है, मगर वहाँ पर उस घर में इनको कोई भी नहीं मिलता। अब ये सभी कॉल करने के लिए फोन ढूंढने अंदर आ जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद इन लोगों की नजर खाने की टेबल पर पड़ती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी थी। यहाँ पर इनको ढेर सारी गाड़ियों की चाबियां, चश्मे वगैरह बहुत सारा सामान मिलता है। जेसी को यहाँ पर वैसे कटीले तार मिलते हैं जिसकी वजह से उनकी कार का टायर फटा था। और क्रिस को घर के अंदर एक फ्रिज मिलता है। जब वो फ्रिज को खोलकर देखता है तो उसमें इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। इसको देखकर वो बहुत घबरा जाता है। अभी सब देखने के बाद ये सभी लोग यहाँ से भागने की सोचते हैं, मगर तभी क्रिस की नजर बाहर एक गाड़ी पर पड़ती है जो उनकी दोनों गाड़ियों को टो करके आ रही थी। ये सब देखकर ये लोग पीछे के दरवाजे से निकलने की सोचते हैं, मगर पीछे वाला दरवाजा लॉक था। इनके पास भागने के लिए कोई भी रास्ता न होने की वजह से इनको घर में ही छुपना पड़ता है। अब इसके बाद हम उन कैनिबल्स यानी कि आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रेंसी की लाश को लाकर यहाँ डाल देते हैं। ये देखकर क्रिस और जेसी बुरी तरह से घबरा जाते हैं। अब इसके बाद हम 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रेंसी की लाश को उठाकर ले जाते हैं और उसको काटने लगते हैं। अब इस डरावने नजारे को देखकर कार्ली चिल्लाने वाली ही थी, लेकिन स्कॉट अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देता है। इसके बाद ये आदमखोर खाने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। अब मौका पाकर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए चुपके से निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी एक आदमखोर इनको भागता हुआ देख लेता है। इसके बाद ये लोग डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। अब वो आदमखोर इनको ढूंढने के लिए अपना ट्रक लेकर इनके पीछे लग जाते हैं और इनको ढूंढते हुए आ जाते हैं। अब ये चारों लोग उनकी ट्रक को चुराने का प्लान बनाते हैं, इसलिए क्रिस आदमखोरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्लाते हुए दूसरी तरफ भागता है, मगर तभी एक आदमखोर क्रिस के पैर में एक गोली मार देता है, जिससे क्रिस जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद स्कॉट उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है, जिससे आदमखोर उसके पीछे लग जाते हैं। अब इधर जंगल में भागता हुआ स्कॉट ट्रक को देखता है और उसकी ओर आता है। तभी एक आदमखोर तीर से स्कॉट को मार देता है। तीर स्कॉट के सीने के पार निकल जाती है। ये देखने के बाद कार्ली की जान ही निकल जाती है, क्योंकि स्कॉट उसका मंगेतर था और उनकी जल्द ही शादी होने वाली थी। क्रिस कार्ली को संभालता है, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये आदमखोर स्कॉट की लाश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है, जिसके बाद ये लोग ट्रक को छोड़कर यहाँ से पैदल भागने लगते हैं। थकान के कारण जब ये तीनों एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं तो यहाँ पर इनको एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसको देखकर ये तीनों खुश हो जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन ऊपर जाने के बाद इनको कोई भी नहीं मिलता, जिससे ये लोग उदास हो जाते हैं। अब इतनी ऊंचाई से देखने के बाद भी इन लोगों को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जिससे कि ये मेन रोड पर पहुंच जाएं। जेसी को यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो क्रिस के जख्म की मरहम पट्टी करती है। तभी कार्ली को यहाँ पर एक रेडियो मिलता है। ये लोग रेडियो को ऑन करके उस पर मदद मांगते हैं, लेकिन उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। तभी क्रिस की नजर नीचे घूम रहे आदमखोरों पर पड़ती है। अब वो तीनों आदमखोर इस टावर पर चढ़ने लगते हैं। अब क्रिस वहाँ पर रखे हुए सामानों को टावर के एंट्री गेट पर रख देता है, जिससे वो ऊपर नहीं आ पाते। अब कार्ली एक बार फिर से रेडियो पर हेल्प मांगने की कोशिश करती है, मगर तभी आदमखोर रेडियो की वायर को तोड़ देते हैं और टावर को भी आग लगा देते हैं। इसके बाद कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर पड़े एक बॉक्स से टावर की खिड़की को तोड़ देती है। तभी क्रिस को वहाँ पर नीचे पेड़ की डाली दिखाई देती है। इसके बाद ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक एक करके उस पेड़ की डाली पर कूद जाते हैं, लेकिन आदमखोर इन्हें देख लेते हैं और मारने के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पेड़ पर भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर कार्ली के पीछे से आकर उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है और कार्ली के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। ये खतरनाक मंजर देखकर जेसी चिल्लाने वाली थी, मगर क्रिस उसका मुंह बंद कर देता है। सुबह होने तभी क्रिस यहाँ पर आती हुई एक पुलिस जीप को देखता है। वो मदद मांगने के लिए उस जीप को रोकता है। अब क्रिस इस शेरिफ को समझाने की कोशिश करता है कि जंगल में आदमखोर लोग मंगल कर रहे हैं, यानी कि वो लोगों को मारकर खाते हैं और मेरे भी कुछ दोस्तों को उन्होंने बेरहमी से मार दिया है। पर शेरिफ कहता है कि ठीक से बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। अब इतने में ही एक बदमाश आदमखोर शेरिफ की आँखों में तीर मार देता है, जिससे शेरिफ यहीं गिर पड़ता है। इसके बाद क्रिस उस आदमखोर को अपनी ओर आते हुए देखकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है। आदमखोर आकर गाड़ी के नीचे चेक करता है, लेकिन क्रिस वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद आदमखोर उस पुलिस वाले की लाश को जीप में रख लेता है और जीप को स्टार्ट करता है। क्रिस भी जीप के नीचे लटक कर उसके साथ चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम फिर से उसी केबिन को देखते हैं। इसमें आदमखोरों ने जेसी को बांध कर रखा हुआ है। अब क्रिस भी गाड़ी के साथ साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। जब ये आदमखोर जेसी को मारने वाले होते हैं, तभी क्रिस यहाँ पर कार समेत घुस जाता है और गाड़ी को एक आदमखोर के ऊपर चढ़ा देता है और दूसरे आदमखोर को एक नुकीले कील से हमला करके मार डालता
जाता है। इसके बाद क्रिस जैसे कि हाथों को खोलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो आदमखोर आकर क्रिस पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैसी एक तीर उठाकर उसके सिर में मार देती है, जिससे ये आदमखोर मर जाता है। अब ये दोनों एक बंदूक के साथ बाहर आते हैं और क्रिस गाड़ी के फ्यूल टैंक को निशाना बनाकर उसको ब्लास्ट कर देता है, जिससे इन आदमखोरों के केबिन के परखच्चे उड़ जाते हैं और ये तीनों आदमखोर मारे जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक ट्रक को लेकर गैस स्टेशन पर जाते हैं। गैस स्टेशन का मालिक ट्रक को देखकर डर जाता है और वो दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ये वही आदमखोर तो नहीं। लेकिन ट्रक से क्रिस उतरता है और वहाँ पर लगे हुए मैप को लेता है, जिसके बाद ये दोनों रॉन्ग टर्न से बचकर राइट टर्न पर निकल जाते हैं और इस तरह ये दोनों बच जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।